ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। अबे जोर से बोलो गुड इवनिंग। आफ्टरनून चल रहा है क्या? ठीक है, गुड आफ्टरनून सबको। ठीक है, सो अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। यस्टरडे के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा था उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे। हमने यस्टरडे के लेक्चर में मेडिटेशन ही देखा था, उसको क्या ओवरलुक करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आज। अभी सबसे पहले आज एक छोटा सा प्रोसेस करते हैं। अभी तक के हमने कितने सेक्शंस याद किए हैं उन सभी सेक्शंस को एक बार थोड़ा बहुत लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, आर यू रेडी सब जन? बोलो हाँ है ना। शॉट, लेट्स गो। सो मुझे डेफिनेशन से रिगार्डिंग जितने भी सेक्शंस है, जितने हमको थोड़े बहुत याद हुए हैं, मैं पूछता जाऊंगा, आपने बोलते जाना है। रिवीजन करते वक्त पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, वरना मेरे को आपको खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, आर यू रेडी? चलो, बहुत बढ़िया, सांडदार। ओके, सो मुझे लाइन से बताओ सेक्शंस। मुझे बताओ 2 सबसेक्शन नंबर 6 किसका है? एसोसिएट का। उधर ग्रीन रेज मैडम, रेज। चलो रेज रेज रेज। ओके, 2 सबसेक्शन नंबर 20 सौजन बोलो। कंपनी 221 कंपनी बाय गारंटी। हमने पढ़ा नहीं है, मतलब पढ़ा है, रीडिंग करना बाकी है। हमने कंसेप्ट समझ लिया है इस सेक्शन का। 2 सबसेक्शन 22 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इधर इधर ये लड़का, ये वाला। हाँ, रेस बेटा रेस। उसके बाद में 2 सबसेक्शन नंबर 62 ओपीसी। उसके पहले 2 सबसेक्शन नंबर 46 जोर से बोलो, होल्डिंग कंपनी। 2 सबसेक्शन नंबर 62 ओपीसी। ओपीसी के साथ में उधर चश्मे वाला बंदा, रेस बेटा रेस। अब भी जिसने इसी ऐसा हाथ रखा हो, हाँ रेस। हाँ अबे ये, अरे एक के ऊपर एक फ्री, बहुत बढ़िया। हाँ ध्यान दो अच्छे से, किसको रेज होना है वो तो ध्यान दो। उसके बाद में हमने इसके साथ सेक्शन नंबर 3 पढ़ा था, जो था फॉर्मेशन का। क्लियर है? 2 सबसेक्शन नंबर 68 प्राइवेट कंपनी। 2 सबसेक्शन नंबर 71 पब्लिक कंपनी। क्लियर है कंसेप्ट? 2 सबसेक्शन 77 साथ साथ रिलेटिव रहते हैं, साथ साथ। 2 सबसेक्शन नंबर 85 स्मॉल कंपनी। 2 सबसेक्शन नंबर 87 जोर से बोलो, 2 सबसेक्शन 87 सब्सिडरी कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? यस और नो? फिर उसके बाद में हमने अंदर के कोई सेक्शन देखे क्या? जैसे सेक्शन नंबर 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। क्लियर है? फिर सेक्शन नंबर हमने देखा था 47। ये याद नहीं रखने वाला सेक्शन। क्या याद नहीं रखना था? वोटिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो? अब देखो, इतने सेक्शंस आपके नियरली याद हुए हैं। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी का 2 सबसेक्शन 92। ठीक है, जिसके लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। कंसेप्ट पता है, लेकिन रीडिंग करना बाकी है। अब मैं आज का स्टेटस आपको बोल दूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी आर ऑन लेक्चर नंबर 15 और 16। ठीक है, और आज का स्टेटस खेल लो। आज का स्टेटस आपको बोल दूं कि हमने एक्चुअली अभी तक पढ़ा क्या है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत स्कैटर्ड जा रहे हैं और आगे भी हम और स्कैटर्ड जाने वाले हैं आज। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है तुमको ऐसा लगे सर ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, सब ऐसा ऐसा याद आधा हुआ है। तो इसलिए आज मैं आपको प्रपंचा बोल दूं कि हमने क्या किया है और क्यों इसकी जरूरत है। देखो, मैं आपको बहुत सिंपली भी पढ़ा सकता था। मैं मस्त सेक्शन 1 उठाता, पढ़ा देता, 2 उठाता, पढ़ा, 3 उठाता, पढ़, 4, ऐसा 140 तक पढ़ा देता था। पर ऐसे पढ़ने में कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इससे आपको लॉ पढ़ने का मजा ही नहीं आएगा। ठीक है, मजा चाहिए भाई साहब, मजा आना चाहिए। कुछ भी चीज करो, मजा तो आना चाहिए। कंसेप्ट, अरे नालायक हो, ध्यान देना। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर मैं अगर आपको बोलूं, तो मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है, वो है चैप्टर 0। अरे वो एक्चुअली चैप्टर है, इसका नाम है बेसिक्स ऑफ लॉ। मेरे को बेसिक्स में जितना आपको देना था कि लॉ क्या होता है, कौन पास करता है, क्या प्रोसेस होती है, कैटेगरीज कितने होते हैं, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट क्या होता है, लॉ ऑफ लैंड क्या होता है, क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? उसके बाद में वो डेफिनेशन के वगैरह थोड़े बहुत पार्ट्स वो मैंने आपका करवाया है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में चैप्टर नंबर 1 जो है, उसको आप ऐसा समझ लो कि 60-70% मैंने करवाया है आपको। चैप्टर 1 में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, डेफिनेशन ऑफ कंपनी,
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, उनके सबके केस लॉस कंप्लीट कर लिए हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ कंपनी पे आए और टाइप्स ऑफ कंपनी में आधे कंपनीज के डेफिनेशन जो हमें एप्लीकेबल है उसके आधे हमने देखे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है। जो बचे हुए डेफिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं तो गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, ऑब्जेक्ट वाइज कंपनी, एक्टिविटी वाइज कंपनी, ये बाकी है और ये स्कैटर होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगले 40-50 लेक्चर के अंदर ये स्कैटर होके कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। उसके भी एडिशन में कुछ डेफिनेशनल सेक्शन मैंने आपके बुक के अंदर लिखवा के दिए हैं। अब वो डेफिनेशनल सेक्शन मैंने बहुत सारे लिखवा के दिए जिनका क्रॉस रेफरेंस आता है, वो हर डेफिनेशन हमको याद करना जरूरी नहीं है, पर उसमें से भी मैक्सिमम हम लेंगे। पर आगे अब जैसे मैं आगे बढ़ूंगा अकाउंट्स वगैरह चैप्टर में, मैं तो आपको बताऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, क्लियर है। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, वो अभी पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। डिविडेंड चैप्टर में जाऊंगा तो डिविडेंड क्या है, फाइनल डिविडेंड क्या है, इंट्रीम डिविडेंड क्या है, वो बताऊंगा। डिपॉजिट चैप्टर में जाएंगे तो डिपॉजिट के डेफिनेशन देखेंगे। शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर में जाएंगे तो डिबेंचर के डेफिनेशन देखेंगे। ऑडिट चैप्टर में जाएंगे तो ऑडिट के डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे अलग अलग डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। तो आप ऐसा समझ लो चैप्टर 1 नंबर 1 आपका 60-70% हमने खत्म कर दिया है। आंसर समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। बचा हुआ 30%, 30 से 40% ये स्कैटर होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? ये मेरी तरफ पेंडिंग रहा, लिस्टेड, अनलिस्टेड, ऐसे सब डेफिनेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। मैंने एक और चैप्टर शुरू किया है, वो है अदर लॉज का, और अदर लॉज का मैंने शुरू किया है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट देखा जाए तो ये मैंने डे 1 पे ही शुरू किया था, क्योंकि बिना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पढ़ाए आपको लॉ पढ़ाया जा ही नहीं सकता। मैं जितनी चीजें आपको बोलता हूं मैक्सिमम इंटरप्रिटेशन से ही सीखा हूं, पर उसमें से आपके सिलेबस में बहुत कम है। ठीक है, आपके सिलेबस में बहुत कम है, पर इसमें से हमने एक चीज शुरू कर दी है। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में 4 डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, नाम अभी बोल देता हूं, 4 ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पहला है इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, मतलब लॉ के पार्ट्स। जो लॉ के पार्ट्स में से 3 पार्ट हम देख चुके हैं, प्रिएम्बल, डेफिनेशन और चैप्टर्स। कुछ याद है सबको? हाँ है ना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का इंटरनल एड का छोटा सा पोर्शन हम कर चुके हैं। दूसरा एक पार्ट है इंटरप्रिटेशन में जिसे एक्सटर्नल एड कहते हैं, कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन क्या होते हैं, नोटिफिकेशन सर्कुलर रूल्स क्या होते हैं, अदर कंट्रीज के लॉस कैसे होते हैं, वो एक पार्ट है। एक है टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और उसके बाद में लॉज ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो मेनली इंटरनल एड्स और एक्सटर्नल एड्स जो हमारे लॉ के पार्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के डिसीजन से, एक्सटर्नल लॉज के डिसीजन से, वो तो थ्रू आउट द कोर्स चलता रहेगा। सिर्फ टर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर में देखेंगे। तो ये चैप्टर फिलहाल के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं आपका 20% ही कंप्लीट है, 80% ये चैप्टर बाकी है। ड्यूरिंग कंपनी लॉ हम इस चैप्टर को 50% कंप्लीट करेंगे, और जब हम इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तब हम इसको वापस से 50% कंप्लीट करेंगे, और तब मैं सब कंसोलिडेट करके दूंगा। ऐसा नहीं है कि यहां पढ़ा दिया तो वहां तो कंसोलिडेट नहीं होगा, वहां एज ए चैप्टर के फॉर्म में वो कंसोलिडेट होगा भी। क्लियर है? एक जगह पे सब चीजें मिल जाएगी कि हाँ ये सर ने पढ़ाया था, ऐसा पढ़ाया था, ऐसा बोला था, ये चीज बोली थी, वहां अपन उसको ठीक कर लेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? अब इतने चैप्टर्स को हमने इस तरीके से देखा है। क्लियर है कंसेप्ट? इसमें भी अगर मैं बोलूं तो हमारे छोटे मोटे सेक्शन हो चुके हैं जो मैं काउंट नहीं कर रहा, जैसे सेक्शन 47 हो चुका है शेयर कैपिटल डिबेंचर का, पर वो काउंट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, सेक्शन 9 हो चुका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का, पर काउंट नहीं। सेक्शन 3 हो चुका है ओपीसी के साथ में, पर अपन उसको काउंट नहीं कर रहे। क्लियर है कंसेप्ट? ये छोटे मोटे 2-3 सेक्शंस तो वो तो चलते ही रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आज से ये चीज थोड़ी और स्कैटर होगी, ठीक है, क्योंकि कैसा है ना, सिचुएशन ऐसा है, ड्राफ्टमैन जब लॉ लिखता है ना तो ऐसा नहीं लिखता है कि सेक्शन 1 से उसने शुरू किया और 148 तक लिखता गया। उनको पहले पूरे लॉ का स्ट्रक्चर बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो पूरा लॉ ना एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है, पूरा लॉ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर आप फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में डिबेंचर का रेफरेंस लोगे तो डिबेंचर सेक्शन 71 में मेंशन किया गया है। अगर आप फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर में रेजोल्यूशंस की बात करोगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, कभी आपने सुना होगा तो वो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 7th चैप्टर में बताया गया है। अब मैं आपको फ्रैंकली बोलूं तो ये टर्म शायद आपने सुने होंगे, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन सुना होगा आपने, बोर्ड मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सुना होगा। बोलो हाँ या ना? ये सुना तो है, नहीं पता आपको, आई नो नहीं पता। अब ये जितने भी रेजोल्यूशन है ना, मैं आपको फ्रैंकली बोलना चाहूंगा, चैप्टर नंबर 2 से लेके, मतलब फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन से लेके चैप्टर नंबर 10 तक के नियरली हर दूसरे सेक्शन में ये यूज होते हैं, हर दूसरे सेक्शन में यूज होते हैं। जनरल मीटिंग आपने कंसेप्ट सुना होगा, वार्षिक आम सभा, एनुअल जनरल मीटिंग कंसेप्ट आपने सुना होगा,
ये जो कंसेप्ट है ना, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी नोटिस, स्पेशल नोटिस, ये कुछ जनरलाइज कंसेप्ट है जो हर चैप्टर के हर दूसरे सेक्शन में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कंपनी का फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन मैंने कर लिया। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के बाद में मुझे कंपनी का पहला मीटिंग वगैरह कंडक्ट करना है, मुझे कुछ चीजें करनी है कंपनी के अंदर। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन में मुझे मीटिंग लेना जरूरी है, डायरेक्टर का मीटिंग लेना जरूरी है, जनरल मीटिंग। अब अगर मैं बोलूं तो ये सब चीजें चैप्टर 7 में मेंशन की है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आपको सेक्शन भी बोलता हूं, जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन, सेक्शन 114 में बोला है। ठीक है, जनरल मीटिंग का कंसेप्ट इटसेल्फ सेक्शन 96 में बोला है। अब मुझे एक बात बताओ, इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन चैप्टर में, प्रोस्पेक्टस चैप्टर में, शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर में, डिपॉजिट में, चार्जेस ऑन असेट, मतलब जब तक आप चैप्टर 7 पे पहुंचोगे तब तक ये कंसेप्ट कम से कम 100 बार यूज हो चुके होंगे, कम से कम 100 बार सब मिला के। अब अगर ये कंसेप्ट 7वें चैप्टर में जाने के पहले ही ये कंसेप्ट अगर 100 बार यूज हो रहे हैं तो फिर करे कैसे? देयर इज नो अदर वे। तो आपको लॉ मिक्स करके ही पढ़ना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। आज अगर मैं आपको जनरल मीटिंग, ऑर्डर रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पढ़ाऊं, आज मैं आपको जनरल मीटिंग का कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊं, आज मैं आपको बोर्ड मीटिंग का कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊं, कल जाके फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन में जनरल मीटिंग का कंसेप्ट आया, बोर्ड मीटिंग का कंसेप्ट आया, तुम बोलोगे सर ये क्या होता है, तो वापस जाना वही है। तो लॉ बनता ऐसा है बेटा, ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कंसेप्ट पहले बना लेते हैं, फिर सिमिलर कंसेप्ट को ग्रुप बना के चैप्टर बना देते हैं। तेरे पर कंसेप्ट तो बने हैं ना, जनरल मीटिंग का कंसेप्ट तो हमको पहले चैप्टर से यूज होने वाला है। तो इस रीजन के वजह से मुझे अब थोड़ा एट रैंडम जाना पड़ेगा, एटलीस्ट अगले 2-4 दिन तक। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना। पर इसीलिए मैंने आपको सेक्शन लिस्ट लिखवा के दिया है, इसीलिए मैंने एक काम करके रखा है। मैंने क्या करके दिया है, सेक्शन लिस्ट, और मैंने आपको चैप्टर्स याद करवा के दिए हैं। तो मैं जो भी सेक्शन उठाऊं ना, आपको यह जरूर पता रहेगा कि ये कहां से बिलोंग करता है। ठीक है, जैसे आज अगर मैं आपको बोलूं, मैं शुरू करने वाला हूं एक्चुअली मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर के साथ में। कहां से लेके कहां तक है? 88 से 122 तक है। सबको पता है? सबको बोलो हाँ है ना, एवरीबॉडी, सबको पता है 88 से 122 है। मैं आपको सबको यह बोलना चाहूंगा, मैं पूरा चैप्टर नहीं लेने वाला आज, ले ही नहीं सकता, क्योंकि अभी अगर ये पूरा चैप्टर मैं लूंगा तो आपको समझेगा ही नहीं, क्योंकि इसके कुछ कंसेप्ट के बेसिक्स ही आपको नहीं पता। कंपनी फॉर्म और इनकॉर्पोरेट नहीं होगी तो मैं आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये चीजें बोल के क्या करूं? समझ में आ रहा है? तो सिचुएशन ये है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भैया फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन डिपेंड है, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन के ऊपर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड है। दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। कहां से भी शुरू करूं तो कहीं तो जाके फंसूंगा ही। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? ये रादर बहुत इजी टास्क है कि 1 से लेके 148 पढ़ाना, पर उस केस में मुझे हर सेक्शन में ये बोलना पड़ेगा, ये पेंडिंग रखो, ये पेंडिंग रखो, ये पेंडिंग रखो। कितना पेंडिंग रखेंगे? एक हद पे तो हमको सभी खत्म करना है। क्लियर है? सो मुझे अगले 2-4 दिन के लिए यह सहूलियत चाहिए आपसे कि ठीक है सर, 2-4 दिन तक आप कुछ भी पढ़ा लो, सिर्फ क्लास के एंड में आप टैली करवा दो कौन से चैप्टर से क्या पढ़ा दिया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बस इतना अपन टैली करेंगे और अपन अपने सेक्शन लिस्ट में टिक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ऐसा। क्लियर है? ये भी अपन कर लेंगे तो भी तुम्हारा ट्रेस रहेगा कि दर्शन सर ने क्या पढ़ाया। अब शुरू क्या होगा, आज मैं आपसे शुरू करूंगा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा पार्ट। मैं यही लेने वाला हूं, जनरल मीटिंग क्या होती है, बोर्ड मीटिंग क्या होती है, रेजोल्यूशंस क्या होते हैं, क्योंकि इसके सिवा आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, इमीडिएटली कल मैं शिफ्ट हो जाऊंगा फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन पे, इमीडिएटली उसके नेक्स्ट डे हो सकता है मैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में वापस चल जाऊं। तो मुझे बेस के ऊपर बेस बनाना है, मुझे बिल्डिंग बनानी है, पर मुझे बेस से तो शुरू करना ही पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो अगले 4-5 दिन तक आपके 5 चैप्टर्स एक साथ चल रहे होंगे। 5 नहीं, पहला वाला तो आपका हो गया है, आपके 4 चैप्टर एक साथ चल रहे होंगे। देखो, चैप्टर 1 जो बेसिक्स और डेफिनेशन का है वो तो पूरे 40 लेक्चर चलने वाला है, जहां डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी चैप्टर आ जाएगा। चैप्टर अदर लॉज का इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट वो भी चलने वाला है, उसमें भी कोई तथ्य मतलब कोई रोक तो सकते नहीं। पार्ट्स ऑफ लॉ अगर किसी ने डिक्लेयर कर दिया तो आगे और पार्ट ऑफ लॉ पढ़ने पड़ेंगे। फिर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में घुसेड़ रहा हूं, फिर फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन घुसे, तुम बोले सर छोड़ो अब हमको। तो ये सिचुएशन होने के चांसेस है, पर मैं मेरे तरफ से 100% 200% ट्राई करूंगा कि आपको इसमें कंफ्यूजन कम हो और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है। ठीक है, बट मैं स्ट्रिक्टली ये बोलना चाहूंगा कि अगले 2-3 दिन तक थोड़ा भी कंफ्यूजन हो जाए ना, पेशेंस रखिए, खुद को धैर्य दीजिए। बोले ऑल इज वेल, उसने बोला ना ऑल इज वेल बोल के एग्जाम नहीं दिया जा सकता, पर क्लास किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑल इज वेल बोलना ठीक रहना, बट इट इज माई प्रॉमिस कि आप इसको सिर्फ सह लो अगले 2-4 दिन तक, बाकी जर्नी बहुत स्मूथ है, फिर तो बाकी जर्नी बहुत मक्खन हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा तकलीफ अभी लेना है, बाकी जर्नी मक्खन होने वाली। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं?
एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? यस और नो? कंसेप्ट समझ में आया पक्का? चलो बहुत बढ़िया, आई होप सो। जो लाइव स्ट्रीम के लेक्चर में बच्चे बैकअप देख रहे, जीडीपीडी वाले देख रहे, उनको भी ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है? आई टेक योर परमिशन एज ग्रांटेड, ठीक है? फिलहाल मैं चाहूंगा ये जितने सेक्शंस हमारे हुए हैं इसको कहीं रफ में लिख के रखो, क्योंकि आज घर जाके होमवर्क में आपको इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। ये भी थोड़ा सा लिख के रखो कि आपका चैप्टर कहाँ पे क्या क्या हुआ है, ठीक है? थोड़ा बहुत। सो क्या है, आज से अपन शफलिंग थोड़ा सा शुरू करेंगे तो कल जाके कंफ्यूजन उठ के ना हो। बुक खोलो तो ऐसा ना हो कि कहाँ कौन से जंगल में जा रहे, कहीं का कुछ पता नहीं चल रहा, ठीक है? मैं एक बार लाइव स्ट्रीम के ग्रुप वालों को मैसेज कर दूं, आप तब तक ये लिखिए। हाँ, पानी आ रहा है? ढक्कन बंद करून दे त्याला। सच में पानी आ रहा है? बकेट है, बकेट। चलो, सबने लिख लिया? लिख लिया सबने बच्चों? एवरीबॉडी यस और नो? चलो डन एवरीबॉडी? हो गया क्या? बोलो पक्का? चलो आगे बढ़ू मैं पक्का? लेट्स गो। सो भैया आज से हम जा रहे हैं शफलिंग में। आर यू रेडी? रिवीजन के ऊपर ध्यान दोगे नेक्स्ट टाइम से? अच्छे से दोगे भाई? पक्का दोगे? खाओ तुम्हारी कसम। कसम तो खाओ ऐसे। ठीक है बैठो, लेट्स गो। सो अब मैं शुरू कर रहा हूं भाई साहब। अभी अपन शुरू होंगे, अपन रुकने नहीं वाले, ठीक है? पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। सीधा हम जंप कर रहे हैं मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में। कोई भी सेक्शन कहीं से भी टूट के आ सकता है, ठीक है? बहुत अच्छे से ट्राई करना कि आप सभी चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो। और ये बेसिक इतना काम का है कि अगले 30-40 लेक्चर में आपको डेली काम में आने वाला है, डेली, ठीक है? सो बुक वुक बन, पेन पेंसिल बन, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना है। अच्छे से एकदम फ्रेश होके बैठ जाओ। फ्रेश तो वैसे तुम बहुत ही हो गए होंगे आज, मतलब क्या बोलूं मैं तुम्हारे फ्रेशनेस के बारे में? बोलो हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया, ठीक है? लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। कंसेप्ट को शुरू करने के लिए मैं आपको एक चीज यहां मेंशन करना चाहूंगा। कंपनी में अलग अलग टाइप के पिलर्स होते हैं। जैसे कंपनी में फिनेंशियल पिलर्स होते हैं, कंपनी में मैनेजमेंट पिलर्स होते हैं, कंपनी में डिसीजन मेकिंग पिलर्स होते हैं। ये आपको बिल्कुल भी घंटा समझ में नहीं आ रहा है, पर आप मेरे तरफ देख रहे बहुत सीरियसली हो, बराबर है ना? हाँ है ना? सर तुम क्या बोल रहे पता नहीं, बट हाँ, या दिस वन, या
ठीक है? तो तुम देख रहे मेरे तरफ बहुत सीरियसली हो, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। वो क्यों सदमे में चला गया, उसका ब्रेकअप हो गया क्या? भाई 2-3 ब्रेकअप एक साथ होएगा। लेट्स सो कंपनी में भाई साहब अलग अलग पिलर्स होते हैं, तुमको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। एक्चुअली कैटेगरी ऑफ पिलर्स बहुत डिफरेंट है, मैं सभी यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब जब जिस जिस चैप्टर में कोई पिलर आएगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी जो मैं पिलर्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उन्हें हम कहते हैं कंपनी के डिसीजन मेकिंग पिलर्स। शगुन के लिए एक बार जोर से बोलो, कौन से पिलर्स? तो डिसीजन मेकिंग पिलर्स क्या करते होंगे? सिंपल, वेरी इजी। हाँ है ना? अब नामकरण ही बहुत अच्छा कर दिया। नामकरण करने का मतलब नामकरण रख देना ऐसा नहीं होता, बट इसमें ऐसा ही कर रहे कि अरे सॉरी बैड जोक, ठीक है ना? तो इतना एटीट्यूड देने की जरूरत नहीं है, हो जाता है कभी कभी एक आधा बुरा जोक। लेट्स गो। अब बेसिकली अगर हम बात करें कंपनी के डिसीजन मेकिंग पिलर्स की, तो कंपनी में 3 डिसीजन मेकिंग पिलर्स है। ओनली डिसीजन मेकिंग, बाकी पैसा, फाइनेंस मैनेजमेंट में कुछ नहीं देख रहा, मैं सिर्फ डिसीजंस की बात कर रहा हूं। 3 डिसीजन मेकिंग पिलर कंपनी में आते हैं। पहले होते हैं शेयर होल्डर्स। कल ही हमने देखा ना, याद रखने वाला सेक्शन 47 वोटिंग पावर्स, जो बिल्कुल याद नहीं है, और उसमें हमने देखा बिल्कुल भी वो वोट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर अगर बिल्कुल भी क्यूमुलेटिव है तो जो बिल्कुल याद नहीं है, बोलो ना हाँ है ना? तो शेयर होल्डर्स पहला पिलर है, जो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, खुद के खून पसीने का, कई बार काला पैसा भी हो सकता है। दूसरे डिसीजन मेकर्स होते हैं, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है? जिनके ऊपर शेयर होल्डर बहुत भरोसा करते हैं कि ये हमारी कंपनी को आगे लेके जाएंगे, और फिर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतना आगे लेके जाते हैं कि मिलते ही नहीं है देश के बाहर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नीरव मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, तो एकदम देश के बाहर भी लेके जा सकते हैं। और तीसरे डिसीजन मेकिंग पिलर्स होते हैं, आपको सुन के थोड़ा सा अचरज हो सकता है, थोड़ा और भी लगेगा, बट क्रेडिटर्स इज ऑल्सो डिसीजन मेकिंग पिलर। क्रेडिटर्स, लेंडर्स हम जिनको बोलते हैं, इसके अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स, मेनली 2 क्रेडिटर्स आते हैं। मैं यहीं से आपका वो कंसेप्ट फिनिश कर दूं। एक है होते हैं फिनेंशियल क्रेडिटर्स, एक बार जोर से बोलो, कौन से क्रेडिटर्स? और एक होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। कौन से क्रेडिटर्स? कैन यू गेस विच वन इज विच? फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन सी डेट होल्ड करते होंगे? लेंडिंग्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बॉन्ड्स, ये कौन होल्ड करते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिट। कौन से? जोर से बोलो, फाइनेंशियल। पर गुड सप्लाई किए हैं, सर्विसेज सप्लाई की है, ठीक है, एम्प्लॉइज है, वर्कमैन है, ये कौन से क्रेडिटर्स हुए? बोले एक बार, ऑपरेशनल। तो 2 टर्म्स है, एक बार वापस बोलो, पहला कौन सा? फाइनेंशियल क्रेडिटर, दूसरा कौन सा? ऑपरेशनल। अब क्रेडिटर्स का तो हमको इंटर लेवल पे ज्यादा काम नहीं है, क्रेडिटर्स के डिसीजन मेकिंग का इंटर लेवल पे बहुत रेयरली काम पड़ता है। ठीक है? कि अगर कंपनी का अमलगमेशन कर रहे हो, कंपनी का वाइंडिंग अप कर रहे हो, आईबीसी करके एक भयंकर लॉ है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, उसके अंदर क्रेडिटर का डिसीजन मेकिंग चलता है। सिंपली क्रेडिटर को जहां डैमेज होता है, कंपनी का अमलगमेशन करो तो क्रेडिटर को डैमेज होगा ना भाई, वाइंडिंग अप कर रहे हो तो पहले डैमेज होगा कंपनी का, ये सुनो। तो जहां क्रेडिटर को डैमेज हो सकता है वहीं पे बस हम उनको पूछते हैं, ये रहे, और वहां पे सिर्फ उनको ही पूछते हैं, हम शेयर होल्डर को भी नहीं पूछते। पर ये हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है। पर ये किसी ने आपसे पूछा कि क्रेडिटर्स डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, तो जवाब क्या होना चाहिए? क्लियर है? जब उनको डैमेज हो तब। एक बार जोर से बोलो, क्या बोलना है? जब उनको डैमेज हो तब। अब रहे 2 लोग अपने हाथ में, पहले है शेयर होल्डर्स और दूसरे कौन से है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे जाएंगे बाद में, पहले जाते हैं शेयर होल्डर्स पे। पर इंपॉर्टेंट दोनों है, इंपॉर्टेंट दोनों है। शेयर होल्डर्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं भाई साहब। पहला है इक्विटी, कौन सा? दूसरा कौन सा? प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग तो हम देखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, सिर्फ उनके राइट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10% प्रेफरेंस शेयर्स बांटे हैं आप सब में, ठीक है, या फिर छोड़ दो, लेट्स डिसाइड लाइक दिस। मैंने 2 टाइप के प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर ये पूरे क्लास के एरिया को बांटे हैं, हाफ क्लास को, और इधर वाले एरिया को मैंने 12% प्रेफरेंस शेयर्स बांटे हैं। इधर 10%, इधर 12%। 12% वाले नॉन क्यूमुलेटिव है, 10% वाले क्यूमुलेटिव है, ठीक है? 12 वाले नॉन क्यूमुलेटिव, 10 वाले क्यूमुलेटिव। कल क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव देखा था। अब अगर मैं 10% वालों का परसेंटेज चेंज करके
उनको लाना चाहता हूं 8% पे। सर क्यों? बिकॉज ऑफ कोविड। कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, इतना डिविडेंड देना पॉसिबल नहीं है, ऊपर से आप क्यूमुलेटिव हो तो कभी तो देना पड़ेगा। तो मैंने कोविड में भैया इनका परसेंटेज 10 से लेके नीचे 8 पे लाने की कोशिश की, 8%। अब मुझे बताओ, इसके लिए जनरल मीटिंग को पूछूंगा तो कभी भी हाँ बोलेगी, हाँ इक्विटी शेयर बोलेंगे, यस बेस्ट, वाह बहुत बढ़िया शानदार, बोलेंगे नहीं बोलेंगे हाँ है ना। तो मुझे पूछना जनरल मीटिंग को चाहिए या इनको चाहिए? जोर से बोलो, किसको पूछना चाहिए? इनको। तो इनके मीटिंग, सिर्फ इतने लोगों के मीटिंग को कहा जाता है क्लास मीटिंग। इस मीटिंग में आप जा सकते हो क्या? दैट्स व्हाई क्लास मीटिंग। एक्स पे तुम प्रेफरेंस शेयर होल्डर तुम भी हो, लेकिन उनके स्पेसिफिक राइट्स डैमेज हो रहे, तो उनकी मीटिंग को क्या कहा जाएगा? क्लास मीटिंग। क्लियर है कंसेप्ट? कभी अगर तुम्हारे 12% को मुझे कम करना है, ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव पर 12% को कम करना है बिकॉज ऑफ कोविड, तो तुम्हारी सिर्फ जो मीटिंग होगी तो इसमें ये लोग आ पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि इनके मीटिंग को भी क्या कहा जाएगा? क्लास। ठीक है। पर अगर मैं ऐसा ही कोई डिसीजन ले रहा हूं कि टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कन्वर्ट करो इक्विटी में, सभी मिलकर सब इक्विटी में, तो मेरे को सबको एक साथ बिठाना पड़ेगा, उसको भी क्लास मीटिंग ही बोला जाएगा, पर वो सिर्फ ऑल प्रेफरेंस शेयर्स टुगेदर क्लास मीटिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की मीटिंग को हम क्या कह रहे हैं? जोर से बोलो, कौन सा मीटिंग? क्लास में। क्लियर है सबको? यस और नो? फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के मीटिंग को नाम से बुलाया जाता है कौन सा मीटिंग? मेंबर्स। मेंबर्स मीटिंग फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला होता है क्लास मीटिंग ऑफ द सिमिलर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर में भी क्लास मीटिंग होता है। मुंडी मुंडी झटको खुद को जगाए रखना, कंट्री में फैल रहा हुआ है साहब, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग को भी क्लास मीटिंग कहा जा सकता है। सर क्यों, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वापस से एक बार, इधर के सब लोगों को मैंने इक्विटी शेयर इशू किया जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, इधर के सब लोगों को इक्विटी शेयर इशू किया जिसका फेस वैल्यू 5 रुपए है। अब मुझे कॉल्स करने हैं, कॉल ऑन शेयर्स। मुझे एक बात बताओ, सबको एक साथ बिठा सकता हो क्या? नहीं, आपकी मीटिंग अलग लेनी चाहिए, आपकी मीटिंग अलग। तो इक्विटी शेयर होल्डर में भी कौन सी मीटिंग होती है? क्लास मीटिंग। पर ये बहुत रेयर है इक्विटी शेयर होल्डर की क्लास मीटिंग, क्योंकि नॉर्मली 2 टाइप के इक्विटी शेयर कंपनी में नहीं होते, बहुत झगड़े हो सकते हैं ये चीज की वजह से। पर जिन कंपनीज में है वहां पे क्लास मीटिंग हो सकती है। और नॉर्मली जो इक्विटी शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसे क्या कहा जाता है? जनरल मीटिंग ऑफ ऑल मेंबर्स। जो फेस वैल्यू हो, जो डिविडेंड वैल्यू हो, जो राइट हो, डजंट मैटर, सभी इक्विटी शेयर होल्डर एक साथ। एक बार जोर से बोलो, इसका नाम क्या है? जनरल मीटिंग ऑफ ऑल मेंबर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट वेरी क्लियर? यहां तक के किसी को कोई डाउट है? पक्का सबको क्लियर है? अंदर घुसो। अब जनरल मीटिंग डिवाइड हो सकती है भाई साहब 3 डिफरेंट पोर्शन में। कितने डिफरेंट पोर्शन में? 3। पहली जनरल मीटिंग को कहा जाता है स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। जोर से बोलो, कौन सा जनरल मीटिंग? सर सेक्शन बोलो, लिखवा के दिया, बोलना तो पड़ेगा। सेक्शन। अगर मैं इसका सेक्शन बोलूं तो कोई सेक्शन नहीं है, इट इज सब्सटेंस। इट इज केवल एक बार सब्सटेंस। स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग का डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर हर कंपनी लेती है। स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग मतलब पहले पहले, अरे पहला पहला, पहली पहली जान के भी ऐसा मेरा, बराबर याद है ये? कल की डेफिनेशन बताओ जरा एक बार, नालायक लोगों। बट जो भी गाना है एकदम सच्ची मुच्ची, सच्ची और मुच्ची बैठता है स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग पे। ये बताइए कैसा है? ये वैसा ही है जैसा तुम्हें क्लास में होता है। 2 फेस फ्रेंड बैठे रहते हैं शांति से एकदम, जैसे ये 2। नाम बोलो। अनूप, ओम। अनूप और ओम। अनूप और ओम बैठे थे। अब अनूप जो है ना, अनूप वो एकदम ऐसे पढ़ाई में, मैं सिर्फ पढ़ूंगा, बाकी मोह माया है जीवन, हरिओम। मजाक करो, सीरियसली मतलब रिलैक्स। ये कौन है? ये है ना? हाँ। तो एकदम अनूप सीरियस है, और ओम जैसे ही अनूप हरिओम बोले, ओम है। अब एक दिन अनूप और ओम दोनों साइड साइड में बैठे थे। अनूप ऐसे देख रहा था मेरी तरफ, सर पढ़ा रहे हम,
ओम जो है अनूप की तरफ देख रहा था, बोले ये मेरा इतना अच्छा दोस्त है, कुछ तो गुण ले मेरे से, इसको बोले थोड़ा बिगाड़ना पड़ता, बहुत जरूरी है। तो अब दोस्त को बिगाड़ने का सबसे आसान तरीका बताओ, मराठी में, मैं मराठी मीडियम स्कूल में था, तो मेरे दोस्त इस वर्ड को यूज कर, एक सेंटेंस तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफी है। पूछो कौन सा? ती तुझ्याकडे बघते। वो तेरे, तुम टेंशन ही सीरियस मत लो, पात्र घटना है सब काल्पनिक। ती तुझ्याकडे बघते, वो तेरे तरफ देख रही है, ऐसा वाला। तुम सीरियस हो गए, ओम क्या है, उसको पानी वानी दो, होगा। ये सेंटेंस भयंकर है। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु बम से भी भयंकर है। इस सेंटेंस ने अच्छों को लूटा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सेंटेंस है वो तेरे तरफ देख रही है। क्लियर है कंसेप्ट? अब ये ऐसा देखो, इधर अनूप बैठा है, साइड में ओम, इधर अनूप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा था, पढ़ रहा था बेचारा, आंसर राइटिंग सब एकदम मस्त था। ओम क्या करूं? फिर ओम ने ढूंढा ऐसे क्लास में, अच्छा ये है क्या? ठीक है, ऐसा ओम को पता चला इधर एक मस्त लड़की बैठी है। ओम अनूप को क्या बोलेगा? अनूप वो तेरे तरफ देख रही है। अब आदमी कितना भी सीरियस रहे, आदमी तो एक बार इग्नोर करेगा। ओम वापस से, अभी देखना, तू देख तो सही, बाद में डिसाइड कर रहा, तू देख। अब आदमी कितना भी नहीं नहीं मैं नहीं देखने वाला, मैं नहीं देख रहा। अच्छा कौन सा बेंच? बराबर है, हाँ है ना? तो ओम बोल रहा दूसरा चौथी। फिर ओम ऐसे मेरे तरफ देख रहा था, ओ अनूप ने देख लिया भाई ऐसे ओम की तरफ। अभी बात तो आगे बढ़ेगी। तो अब दोनों, मतलब लड़की एक देख, अब दोनों रहे। ओम तो पहले से ही देख रहा था, तभी तो उसको पता चला, और अनूप अब ये देख रहा है कि सच्ची देख रही है या नहीं देख रही है। बोलो हाँ है ना? तो दोनों देख रहे हैं अभी भाई साहब। अब कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी 2-3 क्लास में अगर लड़की ने गलती से ऐसी भी नजर घुमा दी, तो 0.2 सेकंड के लिए तो मिल गई ना भाई। 0.2 सेकंड के लिए अगर नजर गलती से मिल गई अनूप से, लगे चौम क्या बोलेगा? देख देख मैंने बोला है तेरे को, देख मैंने तेरे को, तेरा मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, मैं तेरा इतना अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे को सच बोल रहा था, तेरा मेरे विश्वास ही नहीं, देखा ना अभी? बोले अरे नहीं यार उसने अभी, कैसी बात कर रहा है, देखा अभी, मैंने भी देखा। अब ये हुआ, अब अनूप के दिल में लड्डू फूटा। अब अनूप को तरीके पता नहीं भाई कैसे अप्रोच करे, क्या करे, पर ट्रेनर बाइजू में बैठा है इसका। तो अनूप ओम को पूछता है, भाई आगे क्या करूं मैं? कुछ टेंशन, मैं हूं ना, मैं नैया पार लगा दूंगा तेरी, ठीक है? अनूप बोलता है एक काम कर, ओम बोलता है अनूप को, एक काम कर, आज का जो है ना कुछ होमवर्क का एक क्वेश्चन ढूंढ, बुक मांग। क्या मांग? बुक। अनूप बोलता है पर यार मैं तो सब लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं क्यों बुक मांगू? कैसे? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ओम बोलता है एक काम कर, तू आज अब्सेंट हो जा जीवन में, आज अब्सेंट रहेगा तो कल बुक मांग पाएगा, है ना? अनूप को बेचारा अब्सेंट करवा दिया जीवन में। अनूप दूसरे दिन आया, ठीक है? ओम बोले जा जा बुक मांग। क्लास खत्म हो गई, अनूप पीछे पीछे, बुक मिलेगी? लड़के ने बोल दिया नहीं। अनूप बोले एक तो दे दो। लड़के बिल्कुल दे दूंगी। मैडम प्लीज दे दो ना यार। पीछे ओम खड़े रह के पूरे मजे ले रहे हैं। लाइफ का एंटरटेनमेंट चल रहा है ओम के। अरे सामने मूवी बन रही है, कौन मिस करेगा भाई? बोला हाँ ना। अनु पीछे दे दो यार, मुझे दोस्त भी है, इज्जत का करना थोड़ा। अब लड़की को भी दया आ गई, बोले ठीक है यार दे।
अनूप को बुक मिल गई। सबसे पहला काम क्या किया होगा? नाम क्या है? फ्रंट पेज पे नाम देखा, ये नाम है। दूसरा काम, इंस्टाग्राम पे क्या है? मेरे को सब तरीके मालूम है तुम्हारे। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस मत बोलना, हमारे वक्त इंस्टाग्राम नहीं था, हमारे वक्त फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं था, ये तुमसे ही सीखा हूं मैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है। गूगल पे कौन सोच, गूगल। ओके, पूरा ध्यान मेरे दो। अब भाई साहब नाम वाम ढूंढ लिया अनूप ने, नाम भी मिल गया, इंस्टाग्राम पे लड़की भी मिल गई, फॉलो रिक्वेस्ट भी चला गया, ठीक है। लड़कियों का अकाउंट अक्सर प्राइवेट होते हैं। लड़की एक दिन बैठी थी, अनूप का फोटो देखा, इसने मेरे से बुक ली थी, ठीक है कर लेते हैं एक्सेप्ट, उसमें क्लास में तो है। लड्डू तो थोड़ा उधर भी फूट रहा है ना, इधर थोड़ा जोर से फूटा, उधर थोड़ा धीरे धीरे फूट रहा है। मोतीचूर का लड्डू है ना, एक एक फूट रहा है, तब है सब एक्सेप्ट। फिर इधर इसने जो बुक थी उसमें से कॉपी वॉपी तो कुछ करना था नहीं, घर पे जाके रख दी, इसे बुक की तरफ देखता रहा। दूसरे दिन बुक वापस देने की बारी आ गई, ठीक है। अनूप ने बुक वापस दे दी, बोले ये बुक के अंदर ना कुछ मिस्टेक्स है। ज्ञान पेल रहा है ऊपर से। लड़की बोले हाँ कौन सी? नंबर 2 में मैसेज करता हूं, मैंने फोटो निकाल के रखे हैं, भेजता हूं। बोलो हाँ या ना। तो अनूप ने भाई साहब फोटो निकाले थे, नंबर लिया लड़की का, फोटो मैसेज कर दिया, फिर चैटिंग शुरू हो गया थोड़ा बहुत, ये ऐसा वैसा, और तुम्हारा बर्थ डेट क्या है, सनसाइन कौन सी है, बोलो हाँ है ना। फिर उसका कुंडली उंडली, फिर घर पे क्या, मम्मी पापा, तुम्हारे जीवन के ड्रीम्स कौन से है, लेना घंटा कुछ देना नहीं है, लेकिन अभी ड्रीम जानना जरूरी है, ठीक है। ऐसे बातें बढ़ी, दोनों तरफ आग लगी बराबर, ठीक है। और फिर हाँ, ये अभी तक जो चल रहा है ना, फिर उसके बाद में वो समय आ गया कि अब दोनों ने कहीं तो भी जाके बैठ के बातें करनी चाहिए ऑन द कॉफी। तो अनूप ने मैसेज किया सीसीडी, लड़की इंस्टा वाली बोले स्टारबक्स, और दोनों जाके अनूप ने वॉलेट चेक, स्टारबक्स, ठीक है। और दोनों चाय की टपरी ना, तू सिंगल ही मरेगा जीवन में। बहुत मुश्किल है भाई, कम से कम 4 कॉफी तो पिला। ओके, सो भैया स्टारबक्स, और भाई साहब डेट फिक्स हो गई। अच्छा, वहां जाने के बाद में सबसे पहले आप डिस्कस क्या करोगे जीवन में? वहां जाने के स्टार 2 कॉफी ले ली, सबसे पहले फोटो डालेंगे इंस्टाग्राम पे, बात अलग है, पर वहां जाने का तो डिस्कस क्या करोगे? और तुम क्या करना चाहती हो लाइफ में, क्या चल रहा? अभी कुछ हुआ नहीं ना, जाते से ऐसा पूछोगे कितने बच्चों की मां बनोगी, ये तो नहीं पूछ सकते ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो अरे सुनो, तो सबसे पहले पूछेंगे कि भाई साहब फ्यूचर में प्लान क्या है, कब एग्जाम आपका आ रहा है तो प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, कुछ अगले 4 साल का प्लान किया है क्या, जॉब कहां करना है, फैमिली में कितने लोग हैं, उन्होंने आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखे हैं, मेरे पूछा भी नहीं तो भी मेरे फैमिली तो इतने हैं, मैं तो ये करने वाला हूं। लड़की बोल रही मेरे को नहीं चाहिए, अरे पर सुन तो ले, फ्री में है, पैसे नहीं ले रहा, बिल भी मैं ही भर रहा हूं, ठीक है, तो सुन तो ले तू। तो ऐसा ये डिस्कशन चल रहा है। बस यही है भाई साहब स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। फ्री में स्टोरी नहीं बताया मैंने तुम्हें, हाँ? फ्री में बिल्कुल नहीं बताया। अब समझो कि ये कैसा होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन और एक आधे आगे कुछ नहीं है, तुमको एकदम मतलब वहीं पे पहुंचना है तो नहीं जाने वाले अपन, ठीक है, यहीं पर रुक जाओ, हो गया कंपनी जनरल मीटिंग। अभी ध्यान देना, तुम नहीं तो कहां कहां पहुंचा के रहोगे मुझे स्टोरी को। अनूप, कार्यक्रम की पात्र घटना काल्पनिक, वास्तविक जीवन से कोई संबंध, यदि किसी घटना के साथ समानता होती तो मात्र। एक बार अनूप के लिए तालियां हो जाए जोर से, स्पोर्ट्समैन पर्सन है, बहुत बढ़िया अनूप, थैंक यू सो मच बेटा, ठीक है। अब अगर बात यह है, बड़े अच्छे से ध्यान देना, जो आपने इतना मशक्कत किया है ना वो स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग के लिए, बस उतना ही मशक्कत कंपनी लेकर करना पड़ता है। ये जो पहले आपकी नजर पड़ी,
दैट इज यू आर गेटिंग अ कंसेप्ट ऑफ कंपनी कि कुछ ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने उसके ऊपर बुक्स वुक्स लिए, मैसेज वैसेज भेजे, डॉक्यूमेंटेशन ड्राफ्ट करो, मेमोरेंडम आर्टिकल ड्राफ्ट करो, मैसेज भेज रहे हो ड्राफ्ट करो अच्छे से, फिर उसको ऑथेंटिकेट करवा लो और फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करो। और ये मीटिंग वही है जब आप सामने वाले को प्लान पूछते हो आगे करना क्या है। जैसे अनूप ने पूछा कि तुम्हारे सामने प्लान क्या है, यू आर सीइंग द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, यू आर प्लानिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, हाउ मेनी मेंबर्स वी हैव, हाउ मेनी डायरेक्टर्स वी हैव, हमारे हाथ में कितने रिसोर्सेस है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। मेरे घर में कितने लोग हैं, हम कितने डायरेक्टर्स हैं, हम क्या करना चाहते हैं। दिस इज अ प्राइमरी प्लान जहां से कंपनी का अगला कच्चा चिट्ठा बनेगा, कंपनी का अगला प्लान बनेगा। ये मीटिंग अगर आपने नहीं लेगी तो हर पर्सन अपने हिसाब से काम करेगा। इट इज लाइक कभी अनूप और लड़की मिले ही नहीं, दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सो इतना दुख हुआ तुम्हें। सो सब अपने, तो दैट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। नॉर्मली ये सेक्शन में नहीं लिखा है, नॉर्मली इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने बाद, नॉर्मली इनकॉर्पोरेशन के 1 महीने बाद और 6 महीने तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। क्लियर है? 1 महीने बाद और 6 महीने खत्म होने तक आपने स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग को होल्ड करना चाहिए। यहां तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सो कंपनी के प्लानिंग, प्रोसीजर, प्लॉटिंग, कोई वैकेंसीज पेंडिंग है उसको फिलअप करना, कंपनीज का आगे का स्ट्रक्चर, फैक्ट्री सेट करना, वर्कमैन कितने चाहिए, एम्प्लॉइज कितने चाहिए, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, रिसोर्सेज कितने चाहिए, कब से फैक्ट्री का स्ट्रक्चर शुरू करना है, कब से प्रोडक्शन शुरू करना है, कितना WIP रहेगा, सेल्स वाले कौन है, डिस्ट्रीब्यूशन वाले कौन है, मार्केटिंग वाले कौन है, ये सब इसके अंदर डिस्कस होता है। नियरली अगले 5 साल का प्लान हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोले सर। नो। सो इट इज कॉल्ड एज कौन सा मीटिंग बोले एक बार? स्टैट्यूटरी जनरल मीटिंग। सेक्शन कोई नहीं है पर मीटिंग जरूर याद रखना है। फिर उसके बाद में CCD वाली मीटिंग हो गई। अब तो बातें रेगुलर होनी चाहिए ना। तो फिर एक समय डिसाइड हो गया, क्योंकि दोनों CA कर रहे थे, समय तो दे नहीं सकते थे, संडे को भी टीचर लेक्चर लेते थे, तो दोनों ने डिसाइड किया सैटरडे शाम अपन हर शाम को मिलेंगे, कभी CCD बरिस्ता, कभी इधर उधर मिलते रहेंगे। तुम जो सोच रहे हो वहां नहीं, मिलते रहेंगे, ठीक है। अब ये जो मीटिंग डिसाइड हुई, ये जनरल है। मतलब आपने भैया हफ्ते में 1 घंटे का समय तो भी आपके कमिटेड रिलेशन को देना चाहिए। तो ऐसा ही कंपनी के अंदर एक ऐसा मीटिंग आता है जो कमिटेड होता है, सब मेंबर ने भैया आना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट साल भर काम कर रहे, कुछ तो ध्यान दो, तुम्हारी कंपनी इन्वेस्ट कर गए, भूल गए जीवन के अंदर तुम। तो बोले एक मीटिंग रखे, एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सा जनरल मीटिंग बोले एक बार? एनुअल जनरल मीटिंग। अब ये कब होल्ड की जाती है? इसके 3 कंडीशंस है। मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी इन सबको याद रखना है। और ये यहां नहीं, ये CA बनने के बाद भी काम में आने वाले हैं, ठीक है। ये तुमको पता होनी चाहिए 3 कंडीशंस कौन से है, ठीक है। जैसे सबसे पहला कंडीशन है, एक कैलेंडर ईयर में एक एनुअल जनरल मीटिंग होना जरूरी है। अब मुझे एक बार बताओ, कैलेंडर ईयर कहां से कहां तक होता है बच्चों? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बराबर है। तो लास्ट डेट क्या होगी AGM होल्ड करने की? जोर से बोलो, 31 दिसंबर। लिख के रखो यहां पे, चलेगा? बोलो हाँ या ना। सो लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग AGM इज 31 दिसंबर। मैंने लिख दिया। फिर दूसरा कंडीशन बोला है कि एक AGM और 2 AGM, AGM 1 और AGM 2, अभी कोई भी AGMs हो सकती है, इन बिटवीन द ईयर्स की भी हो सकती है, AGM 25, AGM 26, ठीक है। सिंपली कोई भी 2 AGMs के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम 15 मंथ्स हो सकता है। मैक्सिमम कितना मंथ्स हो सकता है? 15 मंथ्स हो सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? ये है सेकंड कंडीशन, ठीक है। सो एक AGM और 2 AGM के बीच का डिफरेंस कितना है? जोर से बोलो, कितना है? 15 मंथ। तो ये डेट लिख सकते हैं या ये वेरिएबल है? ये लिख सकते हैं या वेरिएबल है? सो आई विल राइट V इन हियर, वेरिएबल। और तीसरा वाला कंडीशन है, फाइनेंशियल ईयर आपका जब एंड होगा, सब जन बोलो क्या एंड होगा? फाइनेंशियल ईयर, वहां से 6 मंथ्स में आपने AGM लेना चाहिए। वहां से कितने मंथ्स में? 6 मंथ। कैन यू टेल मी द डेट? 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली 99.99% केसेस में एंड होता है। वहां से 6 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ सितंबर में एंड हुए। तो ड्यू डेट क्या हुआ इसका? 30th सितंबर। सो मैं 30th सितंबर लिख सकता हूं क्या इसका?
जोर से बोले यस और नो, जोर से बोले यस और नो। सो कितने कंडीशन है? 3। एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम, 2 एजीएम के बीच का डिफरेंस 15 मंथ, फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ। अब मैं इसमें से जो सबसे बाद वाली डेट है वो लू या जो अर्लीस्ट डेट है वो लू? जो बाद में आएगा वो लू या अर्लीस्ट है वो लू? अगर मैं अर्लीस्ट वाली लूंगा तो सब कंप्लाई कर पाऊंगा, तीनों कंप्लाई करने हैं ना, तो अर्लीस्ट लूंगा तो तीनों कंप्लाई कर पाऊंगा, कि बिकॉज तीनों मैक्सिमम डेट्स है, मैक्सिमम लिमिट तक है। सो अगर मैं अर्लीस्ट लूंगा तो तीनों कंप्लाई करूंगा, अगर लेटर वाली लूंगा तो तीनों कंप्लाई हो पाएंगे क्या? नहीं। जैसे मैंने 31 दिसंबर ले लिया तो 31 दिसंबर लिया तो भैया 30 सितंबर वैसे ही कॉन्ट्रावेन हो रहा है। पर अगर मैंने 30 सितंबर ले लिया तो क्या 31 दिसंबर भी कंप्लाई हो रहा है? क्योंकि एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम चाहिए, तो 30 सितंबर को हो रही है ना, तो मैं लूंगा विच एवर इज क्या, बोले एक बार अर्लीस्ट। तो हमारा एजीएम का डेट कितना आएगा, बोले एक बार 30 सितंबर। जोर से बोलो क्या आएगा? 30 सितंबर, 30th ऑफ क्या, बोले एक बार सितंबर। तो इसके बाद में अगले पूरे 40-50 लेक्चर अगर मैं गलती से 30 सितंबर बोलूं, गलती से भी, तो भी ये मान लेना कि सर जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं, वो भी एजीएम की। गलती से भी 30 सितंबर बोलो तो क्या मानना है? एजीएम। क्लियर है? गलती से भी 30 सितंबर बोलो क्या मानना है? यहां तक समझ में आया? 3 कंडीशन बोल पाओगे मुझे वापस? बोलो 3 कंडीशन क्या है? एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम, 2 एजीएम के बीच का डिफरेंस 15, फाइनेंशियल ईयर एंड से। पर ये अभी याद है तुम्हें? फिर हमारे लेक्चर्स 40-50 होंगे, फिर हमारा कोर्स खत्म होगा, फिर सेकंड ग्रुप आएगा, फिर वो चलेगा 2-3 महीना, फिर तुम 2 महीना प्रिपरेशन करोगे और जाओगे एग्जाम में, लेके बैठोगे 8 सब्जेक्ट। लॉ के वक्त तुम्हारे बोलने को 11 टोटल है ना, लॉ के वक्त तुम्हारे ऊपर और 7-8 सब्जेक्ट का टेंशन रहेगा और 20 सवाल सॉल्व करने हैं, तब याद करके दिखाओ ये। उसमें भी वहां तो यही टेंशन में, एक कैलेंडर में एजीएम ठीक है, 2 एजीएम अर्लियर था या लेटर था, साला होगा या नहीं होगा? तो इसको याद कर ले जरा सा। इसको याद करने का मस्त तरीका है, रिदम में बोलना पड़ेगा मेरे साथ, थोड़ा सा रिदम में चलेगा सबको? तो मेरे पीछे ऐसे बोलना, एक कैलेंडर ईयर में एक, अबे रुक ना, ये ओम ना, एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है। बोलो, एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है। 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ्स होना है। 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ्स होना है। फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। शुरू हो जाओ। एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है, 2 एजीएम के बीच में 15 महीने होना है। फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। शुरू रखो, फास्ट थोड़ा सा। एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है, 2 एजीएम। अबे नाचो। अरे फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में हो, अबे डांस वाला है मौका। 2 एजीएम के बीच में 15 मंथ्स होना है। फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है, 2 एजीएम के बीच में फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। होल्ड होल्ड होल्ड। आज घर जाओगे, मम्मी पूछेगी आगे मेरे चूना भी, मम्मी समझ में आया पक्का? फिर डैडी मिलेंगे, डैडी पूछेंगे और कैसे चल रहे हैं क्लासेस? पप्पा फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है। रात को मिलेगा बाबू सोना पिकाचू, आ मेले बाबू ने खाना खाया। उधर से मैसेज आएगा ना, खा लिया बाबू, तुम क्या कह रहे हो? बाबू को उधर ही ऑडियो रिकॉर्ड, एक 2
15, अरे फाइनल 6 महीने। कंसेप्ट समझ में आया सबको? हाँ है ना? आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सवेरे सवेरे नींद में आओगे तुम यहां पे और तुम्हारा शुरू होगा कॉस्टिंग, बाकी सब बराबर। यू शुड डू। बोलो हाँ है ना? तो जैसे ही बोलेंगे सर फाइनेंशियल ईयर एंड से, फिर आएगा 9:30 बजे वो आदमी, तो अच्छा इमीडिएटली क्या, एक कैलेंडर ईयर में 15 महीने, अरे फाइनेंशियल ईयर एंड से फिर मैं आऊंगा। नहीं बीच में सर बोलो हाँ है ना? वो क्या वो जय सर भी आएंगे, सभी अकाउंट्स के इतने सारे टीचर हो तुम्हारे। अगर अकाउंट्स के बाद में मेरे को ही लेते सीधा, कम टू मी, ठीक है? फिर मैं लगा गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या बोलना मुझे सर? फास्ट बोलना, फास्ट, स्लो नहीं चलेगा, फास्ट बोलो। एक कैलेंडर ईयर में अरे फाइनेंशियल ईयर एंड से, समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो एक बार यस और नो। याद हो गया, अंदर चला गया, नस नस में घूम रहा है, मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, कब्र के अंदर भी भूलने का। कभी मैं तुम्हारे कब्र से गुजरूं, कभी मैं तुम्हारे कब्र से गुजरूं और तुम्हें उसकी याद आ जाए, उसकी याद पहले बाजू में रखना, मैं पहले उड़े, उठे उठ उठ, तो ऐसे कब्र से ऐसे उठना और मैं बोलूंगा एजीएम, तो बोलना सर दो एजीएम फाइनेंस 6 मंथ। समझ में आया? पक्का? सो जाना, मिट्टी में डालेगा। आइडिया क्लियर है सबको? कुछ लोग अभी इस बात से परेशान हो गए होंगे, सर इतने बार क्यों बुलवाया? इसके ऊपर आपकी जिंदगी डिपेंड है बेटा, क्योंकि यही है आपका सेक्शन नंबर 96 और मोस्ट आस्क्ड सेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड सेक्शन इन सीए इंस्टीट्यूट सीए इंटर एग्जाम इन कंपनी लॉ इज सेक्शन नंबर 96। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सर सेक्शन कैसे याद करे सर? ये मुझे बताओ, एजीएम दिन में होगी रात में होगी? रात में ना? वाह 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 वाह, बेकार लोग। एजीएम रात में हुआ ना? सो एजीएम बेटा दिन में होगी। दिन में होगी तो ऐसे इवनिंग वगैरह में होगी या ऑफिस आवर्स में होगी? ऑफिस आवर्स क्या होते हैं? 9 AM to 6 PM, 96। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इजी। सो एजीएम दिन में, ऑफिस आवर्स में, सेक्शन नंबर कौन सा बोला एक बार? गेम ओवर। आइडिया क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ये हो गई एनुअल जनरल मीटिंग। मतलब भैया अनूप का वो वाला नॉर्मल वाला मीटिंग हर हफ्ते में सैटरडे को शाम को, अपने लिए एनुअल जनरल मीटिंग। पर अनूप का तो हर सैटरडे शाम का है। अब अनूप बेचारा हर सैटरडे शाम को मिल रहा था, लड़की भी बेचारी हर शाम को सैटरडे को मिल रही थी। बातें करते करते बातें खत्म होने लगी, टॉपिक चेंज होने लगे, चीजें आगे बढ़ने लगी। ऐसे नॉर्मल मीटिंग को छोड़ के कई बार ना कुछ कॉन्टिंजेंसीज आ जाती है जीवन में। जैसे समझो लड़की का टेस्ट सीरीज में फेल होना, एग्जाम में फेल हो जाना, तो ऐसे केस में ना, या लड़की को दूसरों ने देखने आ जाना, तो ऐसे कुछ कॉन्टिंजेंट केसेस है जब आपको इमरजेंसी में मीटिंग लेना जरूरी पड़ सकता है। कॉन्टिंजेंट केसेस, फॉर एग्जाम्पल अभी समझो लड़की को देखने के लिए आ गए, ठीक है? तो इमीडिएटली लड़की को फोन कर, अनूप बोलेगा क्यों, क्या कौन सा सुर छेड़ा है, क्या हुआ? अरे बताएगी मेरी क्या हुआ भाई, क्या प्रॉब्लम? अरे कौन सी लैंग्वेज है ये?
अच्छे से बोल, मुंह से तंबाकू थूक के बोल। अरे मतलब, अरे सुन जो, तो लड़की भी बोली अरे मतलब ऐसे नहीं होता, सॉरी, बोलो सुबह केसरी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट, जुबा केसरी। हाँ, सर लड़की बोली तो तुम्हें पता है मेरे को देखने के लिए लड़कियां आए, या तो मैं एग्जाम में फेल हो गई ना तुम्हारे, मैं टेस्ट सीरीज में, मैं तुम्हारे बच्चे की मां, सॉरी मैं, अरे इमरजेंसी इमरजेंसी, अरे टेंशन है, मैं तेरे ये बेकार लोग है। अरे कॉन्टिंजेंसी, तो तुम मीटिंग की इमरजेंसी को समझो, समझ आ रहा है सबको? हाँ। सो कहने का सिंपल मतलब ये है कि आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कभी भी आ सकती है, आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कभी भी आ सकती है। क्लियर है कंसेप्ट? सो नॉर्मल कौन सा है बोले एक बार? स्टैट्यूटरी। दूसरा कौन सा है? एनुअल जनरल। और तीसरा कौन सा है? इसको लिख के रखो बुक के अंदर। अनूप भाई अगर बुरा, आई एम वेरी सॉरी, मैं पैर पड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ, ये बेकार लोग है, तू मेरे को मिलके जाना है क्लास के बाद, मैं पाप धो के जाऊंगा सब। और लड़कियों में भी किसी को अगर कुछ अजीब लगा हो, आई एम सॉरी, बट क्या कंसेप्ट बहुत जरूरी है अपने लिए। अच्छा एक सेकंड होल्ड, सेक्शन रह गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। सेक्शन कौन सा है? 100। मुझे बताओ, सेंचुरी मारना नॉर्मल चीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है? 100 सेक्शन नंबर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ। पुलिस का नंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब पुलिस को फोन करके नहीं बोलना है कि मैं, लिख लो सब जन, गो फॉर इट। अच्छा इसके पहले वाला भी चार्ट लिखना है, आई एम सॉरी, ये यहां से ओवर एक्टिंग मत करो, एक वर्ड भी नहीं लिखा होगा। अच्छा पोर्ट्रेट चार्ट है, लैंडस्केप नहीं है। इसके नीचे जनरल मीटिंग के नीचे आपको कैरी करना है। जनरल, अच्छा उसी में आप जहां पे हो ना, 15 पेजेस में नहीं, नॉर्मली आप जहां पे हो वहीं पे लिखना है। ये चार्ट हो जाए, डन बोल दीजिएगा प्लीज।
डन एवरीबॉडी, एवरीवन डन। पीछे के बेंचेस, कॉर्नर्स, अंडमान निकोबार, इधर जम्मू कश्मीर, लिखना हो गया सबका? चलो गुड। नेक्स्ट चार्ट आपको, अच्छा नेक्स्ट चार्ट जनरल मीटिंग से ही कंटिन्यू करना है। आपका जहां जनरल मीटिंग का ब्लॉक आया है ना, वही उसी के 3 पार्ट में डिवाइड करना है, उसी के नीचे, ठीक है? वहीं से 3 पार्ट में इसको डिवाइड करो। मैडम क्लास मीटिंग को नहीं, जनरल मीटिंग को। अच्छा स्टैट्यूटरी मीटिंग जिंदगी में एक ही बार, सीसीडी वाला मीटिंग लाइफ में एक ही बार होता है ना। हमारे तो बहुत सारे हुए सर। हैं नालायक हो। चलो लिखना हो गया। वो ऊपर जो 100 लिखा है उसके बाजू में सेंचुरी पुलिस ऐसा लिखा है। दैट मीन्स इट्स अ मेमोरी टेक्निक कि आप 100 को एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी याद रखो। लिखना हो गया।
हो गया सबका? बोलो हाँ है ना? Shall we move next? Yes or no? Sure. So यहां पे 3 टाइप के मीटिंग्स हो गए. आर यू रेडी? चलो मुझे एक बार वापस से बताओ, स्टैट्यूटरी रीजनल मीटिंग कब होल्ड की जाती है नॉर्मली? 1 महीने के बाद, 6 महीने के पहले. और लाइफ में कितने बार होल्ड होती है स्टैट्यूटरी मीटिंग? 1 बार कंपनी के लाइफ में. ठीक है. दूसरा, एजीएम के लिए कंडीशंस क्या है? वापस से बोलो. एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना है. 2 एजीएम के बीच में 15 महीने होना. फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स में होना है. ठीक है. और तीसरा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब हो सकती है? एनी कॉन्टिजेंसी, एनी इमरजेंसी. क्लियर है? अब ये 3 मीटिंग में ना 2 टाइप के बिजनेस कंडक्ट किए जाते हैं. कितने टाइप के बिजनेस? 2. एक को कहा जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस और एक को कहा जाता है स्पेशल बिजनेस. ठीक है. अब ऑर्डिनरी कब कहां और स्पेशल कब कहां, यह मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल सिर्फ ध्यान दीजिए. ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं. ठीक है. ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब कुछ ऐसे बिजनेस है जो हर साल आते ही आते हैं, करने ही पड़ते हैं, ऑप्शन ही नहीं होता, कोई दूसरा प्रपंच ही नहीं होता, कोई दूसरा सोर्स ही नहीं होता, ये करना है मतलब करना है. जैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर साल बनाओगे नहीं बनाओगे? जोर से बोलो. पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाओगे नहीं बनाओगे? अरे जोर से बोलो. हाँ है ना? आपको डायरेक्टर हर साल लगेंगे नहीं लगेंगे कंपनी चलाने के लिए? अच्छा, कंपनी के ऊपर वॉच रखने के लिए ऑडिटर्स हर साल लगेंगे नहीं लगेंगे? बोलो हाँ या ना? तो ऐसे कुछ 4 बिजनेस है जिनको हम ऑर्डिनरी बिजनेस कहते हैं. सिर्फ 4. सिर्फ कितने बोले एक बार? 4. सबसे पहला है अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एक बार सब जन जोर से बोलो. क्या है? अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. पहला ऑर्डिनरी बिजनेस, क्योंकि इनके सिवा कंपनी नहीं चलेगी. ये हर साल चाहिए म्हणजे पाहिजे म्हणजे चाहिए. दूसरा, अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स. ऑडिटर मतलब हम लोग. काम मिल रहा है इसीलिए तो जी रहे हैं ना, कि ऐसे अपॉइंटमेंट हो, फिर फीस ले टेबल के ऊपर से, नीचे से क्यों ले नालायक को, ऊपर से ही ले. सो अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स. जोर से बोलो. अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर. फिर तीसरा, रेम्युनरेशन. कह रहे मोटिवेशन चाहिए ना जीवन में थोड़ा. फिर तीसरा वाला, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. जिसके लिए कंपनी चल रही है, कंपनी का चैरिटी के लिए चल रही है, उसके लिए सेक्शन 8 है. पर ये तो नॉर्मल कंपनी है ना, तो डिक्लेरेशन ऑफ क्या बोले एक बार से? डिविडेंड. पैसा चाहिए, पैसा. और सबसे आखिरी, डिविडेंड चाहिए तो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर. तो एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंट्स. एक्सेप्टेंस ऑफ अकाउंट. सो सबसे पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स. डी. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. ए. डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. एक्सेप्टिंग ऑफ अकाउंट. दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4. बोलो सब जन. दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं. एक बार वापस से बोलो. दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं. दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं. दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं. आज घर जाके वापस से मम्मी पूछे, सर मम्मी क्या क्या सुनेगी सर? हमारे से सुनना पड़ेगा. बच्चा सीए कर रहा है, सुनना तो पड़ेगा. ठीक है. और पता भी चलना चाहिए ना क्या प्रोग्रेस चल रहा है क्लास के अंदर. आज तक कि तुमने कभी बताया ही नहीं. तो पूछेगी मेरे बेटा खाना खाएगा? मम्मी दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते. मम्मी पूछेगी क्या ये क्या? डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड. पापा बोलेंगे कहीं और कैसी चल रही? दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते. डायरेक्टर, ऑडिटर. रात को बाबू सोना. बोलो हाँ है ना? उसको दादा. बोलो कोई बात नहीं. दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते. डायरेक्टर, ऑडिट. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सवेरे उठते से ही फिर वही अपना मेरे क्लास तक के. हाँ है ना? समझ में आया? नहीं आया?
ये तो अभी याद हो गया दादा ऑर्डिनरी बिजनेस 4, पर मैंने ये देखा है पिछले बैचेस के एक्सपीरियंस के 7 साल के एक्सपीरियंस है कि एक कैलेंडर ईयर में एक एजीएम वो रिदम में बैठा है वो कोई नहीं भूलता, पर दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4 ये सब भूल जाते हैं। डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड अकाउंट ये तो बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इसके लिए ना इस बार मैंने एक मस्त सॉल्यूशन निकाला है। ना इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमको इस काम करना है। पूछो क्या? ये सेंटेंस सेंटेंस सुन लो एक बार। दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4, डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड अकाउंट। ये 50 बार लिख के लाना है। कितने बार? 50 टाइम्स। 50। और ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इतनी गालियां आ रही होगी मन में ही रखो, इट्स ओके, वो वही अच्छी दिख रही है। ठीक है? सो कितने बार लिखना है? 50। एक बार वापस से बोलो, क्या बोलना है? दादा ऑर्डिनरी बिजनेस, मतलब देखो पूरी खबर के पहले का आवाज और बाद का आवाज। पहले दादा ऑर्डिनरी बिजनेस 4, 50 बार दादा ऑर्डिनरी बिजनेस। लोगो तुम यार, सो जोर से बोलो जरा, क्या है? दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, डायरेक्टर। कंसेप्ट समझ में आया सबको? ये 4 छोड़ के बचे हुए सभी बिजनेस, सभी ऑल अदर आर ई स्पेशल बिजनेस। आर कौन से बिजनेस? ई स्पेशल। तो मैं पीछे वाले डायग्राम के अंदर इसको ऐड कर रहा हूं। ऑर्डिनरी बिजनेस दादा, दादा ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं 4, डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड समझ में आया सबको? हाँ है ना? तो डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड एंड एक बार कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये 4 छोड़ के मैडम, अरे मैडम ये 4 छोड़ के, सिर्फ ये 4 छोड़ के, कितने छोड़ के? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आ गया था उनका, बोला थोड़ा ये 4 छोड़ के, अदर देन दीज 4, other than these 4, all other are e special business, special business। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? सार एग्जाम्पल बताओ ना स्पेशल बिजनेस का। अमलगमेशन, वाइंडिंग अप, इन्हीं का रिमूवल, डायरेक्टर ऑडिटर का रिमूवल। वो अपॉइंटमेंट ऑर्डिनरी है, रिमूवल तो स्पेशल होना चाहिए, सेंड ऑफ तो अच्छा जाना चाहिए ना? बोलो हाँ या ना? सो इनका रिमूवल, नए प्रोडक्ट का लॉन्च, कंपनी ने लोन लेना, लोन देना, ये 4 छोड़ के कुछ भी कंपनी के रेजोल्यूशन में आए, सब स्पेशल बिजनेस है। सब कौन सा बिजनेस है? समझ में आया सबको? चलो लिख लो इसको फटाफट, गो फॉर इट फास्ट।
ले लगा, हो गया सबका लिखना? डन? हो गया सबका? लिखना हो गया है? लेट्स गो। क्या एसी लेके जाओ? चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। ये लिखना हो गया है सबका? अब हम जा रहे हैं तीसरे वाले एलिमेंट पे। मैंने मीटिंग बोला, बिन्नेश बोला, नाउ इट इज टाइम फॉर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन सुना है आपने? रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मतलब अब जनरल मीटिंग में लोग होते हैं लाखों, हजारों, एटलीस्ट 100 तो होंगे। जैसे रिलायंस की अगर जनरल मीटिंग ले अवे हम, किसकी जनरल मीटिंग ले? रिलायंस। तो रिलायंस के शेयर होल्डर ही लिस्टेड में लाख शेयर होल्डर तो होंगे, उसमें से 10-15 हजार तो आएंगे। इन कंपनीज को स्टेडियम बुक करना पड़ता है भाई जनरल मीटिंग के लिए। सच्ची बोल रहा हूं, तुम्हारी कसम। एक इस बार रिलायंस के लास्ट टाइम कोविड के अंदर जो जनरल मीटिंग हुई थी, देखना उसको जरा, बम बड़ा ताम झाम करके रखा था। ऑनलाइन लोग बैठे थे कोविड में जनरल मीटिंग के अंदर। क्लियर है? तो आजकल तो स्टेडियम भी कम हो गए क्योंकि ऑनलाइन जनरल मीटिंग होती है उस हिसाब से। पर जनरल मीटिंग में इतने सारे लोग हैं, हर एक की तो नहीं सुन सकते, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट में जैसे हमने लॉ पास किया था ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, ठीक है, मेजोरिटी से, वैसा ही यहां पे होता है। जनरल मीटिंग में 3 टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं। आपने 2 ही सुने होंगे, ऑर्डिनरी और स्पेशल। तीसरा मैं बोल दूं, 3 टाइप के रेजोल्यूशन होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी, और दूसरा होता है स्पेशल, और तीसरा होता है यूनानिमस। एक बार जोर से बोलो, कौन सा? यूनानिमस। पहला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब पहले तो इन रेजोल्यूशन की सीवियरिटी समझ लो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब एकदम ऑर्डिनरी, डे टू डे चल रहा है, जो नॉर्मल जो वर्किंग चल रहा है उसमें। स्पेशल मतलब कुछ खास। यूनानिमस मतलब छप्पर फाड़। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने तुमसे पूछा कि क्या तुमको संडे को छुट्टी चाहिए, कितने लोगों को चाहिए? हाथ रेस करो। इसे, ये देखो, इसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहते हैं। मैं तुमको छुट्टी नहीं देने वाला, तुम यूनानिमस पास कर रहे हो, पर मेरे लिए तो ऑर्डिनरी है। तो अगर मेजॉरिटी लोगों ने इसमें, क्योंकि डे टू डे है ना, कि भाई संडे को लेना नहीं लेना, नॉर्मल बिजनेस है, ऐसे नहीं कि कुछ खास कर रहे हैं। तुम्हारे लिए छुट्टी तो मतलब वैसे तुम्हारे लिए छुट्टी बहुत खास है, पर फॉर डे टू डे बिजनेस। क्लियर? सो इट इज ऑर्डिनरी। तो मेजॉरिटी लोगों ने अगर बोल दिया, ठीक है, क्लास में अगर 400 लोग हैं, 201 ने बोल दिया नहीं छुट्टी चाहिए, तो चाहिए, और 200 ने बोला नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, 201 ने नहीं बोला नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ठीक है? ये सिर्फ एग्जाम्पल था। ये सिर्फ क्या था? एग्जाम्पल। सो अगर मैंने तुमसे पूछा, भाई साहब संडे को छुट्टी चाहिए क्या? बोलो हाँ। तुम ऐसी हरकतें करते हो ना संडे को, है ना? रूम पे पड़े रहते हो, यस और नो? सिर्फ शाम को बाहर निकलते हो, दिन भर चड्डी बनियान और तमाशे धिंगाने, है ना? कपड़े वपड़े धोना, रूम पार्टनर को मारना, हॉस्टल में घूमना, बोलो हाँ है ना? सो संडे, वो उसमें सेकंड वाला बहुत ही नशे में है, तो देखना उसको जरा, समझ में आ रहा? ऐसा तो तुम्हारा संडे जाता है आधे नशे में, बोलो हाँ है ना? सो अगर मैं पूछ रहा हूं संडे को छुट्टी चाहिए, तो ये क्या हो गया? बोलो एक बार, ऑर्डिनरी। पर अगर मैं तुमको पूछूं चलो ट्रिप जाते हैं, कहां जाए? गोवा जाए, क्योंकि वो तीर्थ क्षेत्र है ना, इंडिया का एक ही तीर्थ क्षेत्र है गोवा, क्योंकि वहां तीर्थ सस्ता मिलता है, टैक्स फ्री, मालूम है मेरे को। सो अगर हमने डिसीजन कि
चलो गोवा जाना है, कितने लोग ट्रिप को आना चाहते, हाथ रेस करो। अब देखो जितने छुट्टी वाले थे उससे कम रेस किए। अच्छा जिन्होंने हाथ रेस किए ना, अब घर पे जाके मम्मी पापा से पूछेंगे, मम्मी हेलो मम्मी 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 मम्मी। मक्खन लगाना जरूरी है ना, फिर मम्मी को समझ आ जाता है। आपको पता है इसका मम्मी के दिमाग में इक्वेशन सेट है, जितनी प्यारी आवाज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीवियरिटी ऑफ द थिंग यू आर गोइंग टू आस्क। तो जैसे ही तूने मम्मी मम्मी किया, वैसे मैं क्या चाहिए, मम्मी मैं ट्रिप जाऊं। मम्मी पूछेगी कहां, गोवा। तो मम्मी बोलेगी बैग पैक कर वापस आ जा, वहां पे भी मत रहे, बिगड़ गई तू। बोलो हाँ या ना। फिर तुम बोलो मम्मी वो भी तो जा रही है मेरे को, तो मम्मी से ऐसे करना। पापा की परी। मम्मी बोली नहीं, पापा की परी ने पप्पा को फोन देने को बोला, पप्पा पप्पा ओ पप्पा। अरे पप्पा तो बेटी से बहुत प्यार करते ही है भाई साहब, अलग ही रिश्ता है। पर हाँ? मम्मी से पूछता ही कौन है। ये देखो क्या उधर अलग ही चल रहा है। ए भाई मैं गोवा की बात कर रहा हूं, बैंकॉक की नहीं। वापस आओ जरा, वापस आओ, ठीक है। सो इधर लड़की पप्पा, पप्पा ने क्या हुआ, पापा गोवा जाना है। पप्पा की पड़ी भुर से उड़ी, सो गोवा जाना है। अब पप्पा मना नहीं कर सकते। अब ऐसा अगर रिजोल्यूशन चल रहा है, तुम सब ने कितने लोग गोवा जाना चाहते हैं, हाथ रेस करो। अच्छा कितने लोग घर वाले हाँ बोलेंगे इसमें से? तुम देख रहे हो कैसे फटाफट हाथ नीचे हो रहे हैं। आधे हाथ तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि मतलब आनंद है पर जा सकते मालूम नहीं है। बोलो हाँ या ना। ये भाई स्पेशल चीज है, ये पूरे के पूरे क्लास में एक ही बार होगी। अच्छा इसके अंदर सिर्फ मेजोरिटी लोग आके फायदा है क्या? सिर्फ ये लड़के लड़के चले, कोई मजा आएगा क्या इनको? ये क्या करेंगे वहां पे? नहीं वैसे कर बहुत कुछ सकते हैं। तो भैया यहाँ एटलीस्ट कैसा 75% क्लास गोवा में प्रेजेंट रहे तो मजा आएगा। तो दिस इज स्पेशल रेजोल्यूशन। कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। क्लियर है कंसेप्ट? अरे ट्रिप जा रही है ना गोवा, तो बस से ही जाएगी ना। ये ओम है ये। हाँ तो लेट्स गो, पूरा ध्यान बोर्ड को। आखिरी वाला बहुत हो गया आज के लिए। नेक्स्ट वन, सबसे आखिरी रेजोल्यूशन होता है कौन सा? बोला एक बार जो से यूनानिम। मैं तुमसे परेशान हो गया। मैं बोला कैसी पब्लिक है, इतनी भयंकर पब्लिक मैंने जीवन में आज तक नहीं देखी। कल से क्लास बंद। तुम बोले वाह वाह, तुम जाओ, हो गया तुम्हारा काम। और अगर इसमें से अनूप मेरा भाई है, ये चला गया विशाल सर के पास, विशाल सर कैसा टीचर लाया है, क्लास बंद कर दी बीच में, मेरा क्या होगा? बाकी मेरा तो मतलब चल रहा है, बट क्लास का क्या होगा? ठीक है। तो यूनानिमस रेजोल्यूशन मतलब एकदम सीवियर भाई, एकदम ही सीवियर कि जिंदगी बर्बाद ही हो गई है, अब कुछ बचा ही नहीं है, कोई होप ही नहीं है। यूनानिमस रेजोल्यूशन ये 100% रेजोल्यूशन माना जाता है। एक भी बंदा अगर इस रेजोल्यूशन के खिलाफ खड़ा हो जाए तो रेजोल्यूशन फेल है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो सीवियरिटी समझ रही है कब कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी चीजें है, छुट्टी उट्टी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। खास चीज करनी है प्लान करके, स्पेशल। और जिंदगी झंड, यूनानिमस रेजोल्यूशन। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है पक्का? हाँ है ना? जोर से बोले सुनो। अब जरा इन रेजोल्यूशन, अच्छा 6:15 बज गए क्या? ये तो वही मैं तुम्हारे चेहरे पे चिंता दिखना शुरू हो गया था मेरे को। ठीक है, एकदम चिंता कि सर आता सोडा बास आता। कोई पैकिंग नहीं करना है, आगे बढ़ रहे अपन नालायक को। सर क्या सर, आते से पहले आधा घंटा गाने सुन लिए, यहाँ पेट पकड़ पकड़ के हंस लिया है करके। अभी जाना है तुमको घर पे, पढ़ोगे कब में जीवन में चीजें हैं?
अरे पढ़ो ना यार प्लीज यार, अरे तुम्हारे हाथ जोड़ दो यार, पैर पढ़ दो, पढ़ लो यार, अरे गरीब के लिए कुछ तो पढ़ लो, अरे मेरे रोजी रोटी का सवाल है यार, रोजी का नहीं सॉरी रोटी का सवाल है यार, कुछ तो पढ़ लो थोड़ा बहुत, पढ़ लो थोड़े, कौन से लिटिल लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ। क्या हुआ? क्या? ए भाई तुम बैंकॉक से वापस आओ पहले, कोई भरोसा नहीं क्या कर रहे हो। चलो आगे बढ़े पक्का, ये सच्चे में थक गए हो सर? अभी ना कुछ चीज नहीं जा रहा सर दिमाग में, बाप रे सर हेवी हेवी लगना शुरू हो गया है। ये सब रीजन रेडी होंगे ना तुम्हारे? दाओ ना लायक दाओ। चलो आज के लिए इतना काफी करते, सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस। अच्छा होमवर्क करके आना दादा। ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं डायरेक्टर, ऑडिटर, डिविडेंड, अकाउंट, 50 बार चाहिए मेरे को कल। हाँ